हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने स्कूल के चैनल सरस्वती भारद्वाज में। अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप। कोरोना का काल चल रहा है, स्कूलें ओपन हो नहीं रही है। खैर जो भी विधि का विधान है जो कुदरत को मंजूर है, देखते हैं कब तक चलता है। चैप्टर नंबर 14, 14वां जो चैप्टर है उसका 4th नंबर वीडियो, चौथा भाग, क्लास 9th चैप्टर का नाम प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेस, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में यदि आपको याद है तो क्या पढ़ा था हमने? वर्षा के बारे में, धूम कोहरा के बारे में, जलवाष्प कैसे बनती है, ऐसे ही कुछ तथ्यों को सुलझाने में लगे हुए थे हम। चलिए इससे आगे हम पढ़ते हैं। आज क्या है, आज के चैप्टर में देखते हैं। लास्ट में हमने एक प्रयोग भी किया था। बोतल के अंदर पानी डाला था, उसे घुमाया था, दबाया था, उसमें थोड़ा सा अगरबत्ती का धुआं डाला था। बादल कैसे बनते हैं उस प्रयोग को समझने का प्रयास भी किया था। जलवाष्प का क्या रोल रहता है, कोहरा कैसे बनता है, ऐसी कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं, तो आइए ध्यान दीजिए। तो लास्ट वीडियो में हमने ये कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, ये हमने चीज़ें पढ़ी थी। जलवाष्प, गैस, धूम कोहरा, एक बार देखिए इनको। थर्ड पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ था। कुछ याद आया ताकि आगे की चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए इन्हें अच्छे से समझना है। बोतल के भीतर धुएं की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जलवाष्प और गैसों को दर्शाना था ना, इसलिए हमने धुआं डाला था। बिना धुएं के प्रयोग करेंगे तो क्या कोहरा बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि बिना गैसों के बादल नहीं बनते हैं। तो यहाँ से अपना चौथा पार्ट शुरू हो रहा है, इसको देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत छोटे स्तर पर उपरोक्त प्रयोग को दोहराएं। इसी प्रयोग को दोहराने का मतलब उसको दोबारा कीजिए। क्या होता है जब जलवाष्प से भरी हुई वायु, यानी जलवाष्प, भाप से भरी हुई वायु उच्च दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र में या इसके विपरीत प्रवाहित होती है? क्या होगा? हवा कहाँ से कहाँ जा रही है? अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर। इस प्रयोग में क्या कह रहा है? जलवाष्प से भरी वायु, वायु तो है लेकिन वायु में नमी है, जलवाष्प है, जल की भाप है। वो उच्च वायुदाब क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र में यदि मूवमेंट करती है या इसके उल्टी जाती है, इसके विपरीत प्रवाहित होती है, तो क्या होगा? हमें इस प्रयोग को करके देखना है और समझना है कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है और ऐसा करने से क्या होगा। चलिए देखते हैं। दिन के समय जब जलीय भाग गर्म हो जाते हैं, दिन के समय सूर्य के प्रकाश में जब जलीय भाग गर्म हो जाते हैं तब बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बनती है। तो एक चीज़ तो क्लियर हुई कि जलवाष्प यानी भाप हमेशा सूर्य के प्रकाश में दिन में बनती है। दिन के समय जब जलीय भाप गर्म हो जाते हैं, भाप गर्म हो जाते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बनती है, भाप बनती है, और ये वाष्प वायु में प्रवाहित हो जाती है। तो कहाँ जाती है फिर वो जलवाष्प? जहाँ हवा उसे बहाकर ले जाएगी वहाँ चली जाएगी, क्योंकि जलवाष्प तो भाप है, वो कहाँ, उसे कहाँ जाना है? वो तो ऊपर की ओर जा रही थी, लेकिन हवा बह रही है, हवा अपने साथ उसे ले जाएगी जहाँ वो ले जाना चाहे। जिस दिशा में हवा बहेगी उस दिशा में जलवाष्प चली जाएगी। जलवाष्प की कुछ मात्रा विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण वायुमंडल में चली जाती है। तो सारी की सारी पानी की बनी भाप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती, कुछ वातावरण में होने वाली जैविक क्रिया। अब यहाँ जैविक क्रिया का मतलब क्या है? पेड़ पौधे जो काम करते हैं, वातावरण में जो नमी है, वातावरण में जो जलवाष्प है, उसे पेड़ों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो सारी जलवाष्प बादलों में नहीं बदलती, कुछ जलवाष्प कौन ले लेगा? पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करने में, ऊर्जा प्राप्त करने में, आकार बढ़ाने में, बहुत सारी क्रियाएं जो पेड़ पौधों की जैविक क्रियाएं हैं वहाँ पर जलवाष्प काम में ले ली जाती है। ये वायु भी गर्म हो जाती है। वायु कैसी हो गई? गर्म हो गई, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की बात की जा रही है, दिन का समय है तो हवा तो गर्म होगी।
गर्म वायु अपने साथ जलवाष्प को लेकर ऊपर की ओर उठ जाती है। गर्म वायु इस भाप को या जलवाष्प को लेकर कहाँ चली जाएगी? ऊपर की ओर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है ये। गर्म वायु हमेशा कहाँ बहती है? ऊपर की ओर। तो जब वायु गर्म है तो जलवाष्प को लेकर वायु कहाँ चली जाएगी? ऊपर। वो मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट किया हमने, उस प्रयोग से क्या पता चला कि वायु कहाँ जा रही है? वायु ऊपर की ओर जा रही है। मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट हमें यही तो बता रहा था कि मोमबत्ती आपने जलाई थी तो उसकी अग्नि थी, उसकी आग थी, तापमान कह सकते हैं। उसके पास में आपने क्या किया? एक अगरबत्ती लेकर आए, तो अगरबत्ती का जो धुआं था वो कहाँ गया? ऊपर की ओर। क्योंकि धुआं हमेशा गैस के रूप में होता है और गैसें और वायु गति किसके कारण करती हैं? तापमान के कारण। तो तापमान के कारण गैसें और धुआं कहाँ जाता है? ऊपर की ओर जाता है। तो ये वायु भी क्या हो जाती है? गर्म। और गर्म वायु अपने साथ जलवाष्प को लेकर ऊपर की ओर उठ जाती है, ऊपर चली जाती है। जैसे ही वायु ऊपर की ओर जाती है ये फैलती है और ठंडी हो जाती है। वायु जैसे ही ऊपर जाएगी, कम वायुदाब होगा तो क्या हो जाएगी? फैल जाएगी और क्या हो जाएगी? ठंडी। पर नीचे वायु गर्म थी, ये देखो वायु क्या हो गई? यहाँ गर्म थी, नीचे ऊपर जाते वायु क्या हो गई? ठंडी हो गई। ठंडा होने के कारण हवा में उपस्थित जलवाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाता है। संघनित होने का मतलब है जमना, किसी भी चीज़ का जम जाना। जैसे पानी का बर्फ़ में जमना एक संघनन है, ये कह सकते हैं। लेकिन संघनन यदि ये है तो फिर ये गलत चीज़ है, ये संघनन नहीं है। संघनन का मतलब क्या होता है? जलवाष्प का बूंदों के रूप में जमा हो जाना। हवा जो भाप है वो किस में बदल रही है? भाप बदल रही है बूंदों में, इसे कहते हैं संघनन। संघनन की परिभाषा सभी बच्चे लिख लोगे? क्या लिखोगे संघनन की परिभाषा? चलिए मैं लिखवा रहा हूँ। यहाँ आप लिखेंगे संघनन। तो संघनन में क्या लिखेंगे? जलवाष्प का बूंदों में बदलना। जलवाष्प का बूंदों में बदलना, ये क्या है? संघनन है। याद रखना। तो संघनन की डेफिनेशन क्या हो गई बच्चों? जलवाष्प का बूंदों में बदलना, यानी गैस का किस में? तरल में। ये अच्छे से नोट कर लेना, गैस का तरल में बदलना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। याद रखोगे, गैस का तरल में बदलना और तरल का गैस में बदलना। एक ये भी लिख लो फिर, तरल का गैस में बदलना, ये कहलाता है वाष्पन। तो दो परिभाषाएं याद करनी है, एक वाष्पन और दूसरा संघनन। तो तरल पानी का भाप बनना ये वाष्पन है, और गैस का वापस पानी में बदलना ये संघनन है। तो एक डेफिनेशन तो आपको संघनन की याद करनी है, दूसरी परिभाषा आपको वाष्पन की करनी है। देख लेना, दोबारा से फिर पढ़ाया जाएगा इसको। तरल का गैस में बदलना वाष्पन और गैस का तरल में बदलना संघनन। ठीक है। तो वायु ऊपर हमेशा क्या रहती है? नीचे गर्म थी, जैसे ही ऊपर चली गई वो ठंडी हो गई। ठंडा होने के कारण हवा में उपस्थित जलवाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है, इसे ही तो संघनन कहते हैं। जल का यह संघनन सहज होता है, इजीली होता है, आसानी से होता है। यदि कुछ कण नाभिक की तरह कार्य करके, कुछ कण नाभिक की तरह कार्य करके अपने चारों ओर बूंदों को जमा होने देते हैं, अपने चारों ओर बूंदों को जमा होने देते हैं,
सामान्यतः वायु में उपस्थित धूल के कण तथा दूसरे निलंबित कण नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। तो एक पानी की बूंद है, उसके चारों ओर क्या है, पानी की बूंदें जमा हो जाएंगी। तो जो बीच वाली बूंद है वो संघनन किसका काम करेगी, नाभिक का काम करेगी। नाभिक हमेशा बीच का भाग होता है। किसी भी कोशिका के केंद्रक या किसी भी परमाणु के जो केंद्र का भाग, जो बीच का भाग है, उसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक किसका काम कर सकता है, नाभिक अपने चारों ओर पानी की बूंदों को रख लेता है। ठीक है बच्चों। तो धूल के कण और कुछ निलंबित कण जो वातावरण में होते हैं, ये सब क्या कर सकते हैं, एक नाभिक की तरह कार्य कर सकते हैं और जलवाष्प की जो बूंदें हैं, जो पानी की बूंदें हैं, उसे अपने चारों ओर समेट लेते हैं, उसे अपने चारों ओर एकत्रित कर लेते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, एक बार जब जल की बूंदें निर्मित हो जाती हैं, यानी पानी की बूंदें बन जाती हैं, तो वे संघनित होने के कारण बड़ी हो जाती हैं। पहले गैस अवस्था में हमेशा छोटी थी, लेकिन जैसे ही गैस जलवाष्प पानी की बूंद में हो गया, ड्रॉप में हो गया, वे संघनित होने के कारण क्या हो जाती हैं, थोड़े से एक बड़े आकार की हो जाती हैं। जब ये बूंदें बड़ी और भारी हो जाती हैं, तब ये वर्षा के रूप में नीचे की ओर गिरती हैं। तो कोई भी चीज़ जितनी जल्दी नीचे कब गिरेगी, जब उसका वजन बढ़ जाएगा, वो भारी हो जाएगी, क्योंकि हल्की तो उड़ती रहेगी। जैसे ही इनका वजन बढ़ेगा तो बरसात होगी, बादल बरसने लगेंगे, तब ये वर्षा के रूप में नीचे की ओर गिरने लगते हैं या गिरती हैं। कभी कभी जब वायु का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, वायु क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तब ये हिमवृष्टि, हिम किसको कहते हैं, बर्फ को कहते हैं, अथवा ओले के रूप में अवक्षेपित हो जाती हैं। हिमवृष्टि, हिम यानी बर्फ, बर्फ के गोले, ओले गिरना, जिसको गड़ा गिरना भी कहते हैं। कुछ लोग गड़ा कहते हैं ना, गड़ा है, ओले है। तो छोटे छोटे जो बूंद है ना, वो गिरते हैं, जिससे फसल खराब हो जाती है। हिमवृष्टि क्या कहते हैं, ओले गिरना, बर्फ़ का गिरना। बादलों से पानी नहीं गिरता, फिर बर्फ़ गिरती है, उसे ओले गिरना या हिमवृष्टि कहते हैं। ये कब होता है, जब वायु का तापमान कम हो जाता है। वायु कम होगी तो गर्मी कम होगी तापमान की वजह से, तो वो पानी पिघलेगा नहीं, फिर वैसा का वैसा ज़मीन पर गिरता है, जिसे हिमवृष्टि या ओलावृष्टि कहते हैं। हिमवृष्टि का दूसरा नाम क्या कह सकते हो, ओलावृष्टि, ओलावृष्टि या हिमवृष्टि। इससे आगे देखते हैं। तो हिमवृष्टि और ओलावृष्टि हमने समझा है, इसके आगे का ये टॉपिक है, इसको समझते हैं। वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है। वर्षा तो उधर ही होगी जिधर हवाएं चलती हैं, क्योंकि हवाएं चलेंगी तो वो बादलों को बहाकर ले जाती हैं। जब हवाएं बादलों को बहाकर ले जाती हैं तो फिर बरसात भी तो उधर ही होगी जिधर बादल होंगे। तो वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है। हवाएं जिस दिशा में चलती हैं, बरसात भी उसी दिशाओं से होती है। भारत के बहुत बड़े भूभाग में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम या उत्तरी पूर्व मानसून के कारण होती है। ज़्यादातर बरसात कहाँ बताई है, दक्षिण पश्चिम मानसून की बात है, या उत्तरी पूर्व मानसून के कारण होती है। यही तो कहते हैं ना हम कि जब पूर्वाई चलती है तो बरसात आती है। वो पूर्वाई क्या है, उत्तर और पूर्व के बीच की हवाई तो पूर्वाई होती है। और जब पूर्वाई चलती है, एक कहते हैं कि पिछुआ चलेगी तो पानी आएगा, बरसात आएगी, बूढ़े लोग कहते हैं, तो वो है पश्चिम से चलने वाली पिछुआ और पूर्व से चलने वाली पूर्वाई। तो ये दोनों हवाएं चलती हैं तो बरसात होती है। तो भारत में अधिकांश वर्षा कब होती है, उत्तरी पूर्व मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, इनकी तरफ से जब हवाएं चलती हैं तो बरसात होती है। हमने मौसम सूचनाओं में भी सुना है कि बंगाल की खाड़ी पर वायु का दबाव कम होने के कारण कई क्षेत्रों में वर्षा हुई। बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी पर वायु का दबाव कम होने के कारण कई क्षेत्रों में वर्षा होती है। इससे आगे ये भारत का नक्शा मानचित्र बनाया गया है, जिसमें उपग्रह से लिया, सैटेलाइट से लिया गया डायग्राम बताते हैं
भारत डायग्राम के नीचे देखो क्या लिखा है, भारत पर आच्छादित बादलों का उपग्रह द्वारा प्रदर्शित चित्र। तो देखो चित्र बताया गया है जिसमें बादल हालांकि स्पष्ट नहीं दिख रहा क्योंकि ब्लैक एंड वाइट डायग्राम है। तो इसके नीचे कुछ और चीज़ें हैं, हम उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। क्रियाकलाप देखिए, क्रियाकलाप 14.4 पूरे देश में होने वाली वर्षा के पैटर्न के बारे में, पूरे देश में होने वाली वर्षा के पैटर्न के बारे में समाचार पत्र यानी अखबार या टेलीविज़न के माध्यम से मौसम सूचनाओं की जानकारी एकत्रित करें। हमें जानकारी मिलती रहती है, मौसम विभाग कहता है कि यहाँ पर टेम्परेचर इतना है, सुना होगा आप लोगों ने। हमें चेतावनी मिलती है कि अगले 2 दिनों में, 48 घंटों में, 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी है, तूफान की चेतावनी है, सतर्क रहें, जागरूक रहें। तो हमें ये जानकारी हमारे समाचार पत्र, अखबार से, टेलीविज़न से आदि से हमें मिलती रहती है। यह भी पता लगाएं कि एक वर्षा मापक यंत्र बरसात कितनी सेंटीमीटर हुई, इसको मापने वाला यंत्र वर्षा मापक यंत्र कैसे बनाया जाता है, उसे बनाएं। वर्षा मापक यंत्र से सही डाटा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से सुरक्षात्मक उपाय करने आवश्यक हैं, इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए या लोग करते भी हैं। और इन्हीं बातों के आधार पर हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, सभी बच्चे प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। किस महीने में आपके शहर, नगर, गांव में सबसे अधिक वर्षा हुई? बताओ भाई, जनवरी से लेकर दिसंबर के जो 12 महीने हैं, कौन से महीने में बरसात सबसे अधिक हुई? आपने देखा होगा जनरली होता क्या है, बरसात हमेशा जुलाई अगस्त के महीने में, जून जुलाई अगस्त के महीने में बहुत अच्छी होती है। तो क्या कहा जाएगा बेटा इसे? एक महीने का नाम बताएंगे, जून, जुलाई, अगस्त। तो जून जुलाई को बढ़िया मान लेते हैं, है ना। कई महीनों में अच्छी बरसात होती है, जून है, जुलाई है, अगस्त है। तो आप अपने शहर में ये पता करो कि कौन से महीने में अच्छी बरसात हुई। दूसरा पॉइंट, किस महीने में आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा हुई? आपके राज्य में कौन से महीने में हुई? आपके ज़िले में होना बताया गया था पहले, गांव में, शहर में, पर आपके स्टेट में बरसात कब हुई, कैसे हुई, कितनी हुई, ये भी तो जानकारी लेनी है। औसत निकालना है, उसका एवरेज निकलता है। तीसरा सवाल, क्या वर्षा हमेशा बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ होती है? ऐसा तो नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बिजली चमकती रहती है, बादल गरजते रहते हैं, मेघ गर्जन होती है, लेकिन बरसात ही नहीं होती। तो क्या वर्षा हमेशा बादल गरजने और बिजली के चमकने के साथ होती है? ऐसा तो नहीं है। अगर नहीं, तो किस मौसम में सबसे अधिक वर्षा होती है? चौमासे का जो महीना है, वर्षा ऋतु जो होती है, जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक के महीने में सबसे अच्छी बरसात होती है। बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ क्या होती है, के साथ होती है? सबसे अधिक वर्षा बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। जिस दिन बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, उस दिन बरसात होने के चांस हैं। लेकिन हर बार बिजली चमकेगी और बादल गरजेंगे तो बरसात नहीं होगी। हर बार तो नहीं होता ना ऐसा, लेकिन होता यही है कि जब भी बरसात होगी, बिजली चमकेगी और बादल गरजेंगे। ऐसा जनरली क्रियाएं वातावरण में होती रहती हैं। अगला पॉइंट, एक और क्रियाकलाप 14.5, पुस्तकालय से मानसून और चक्रवात के बारे में और अधिक जानकारी एकत्रित करें। पुस्तकालय, लाइब्रेरी से आपको क्या करना है, मानसून और चक्रवात के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है। किसी दूसरे देश की वर्षा के पैटर्न का पता लगाएं। क्या पूरे विश्व में वर्षा के लिए मानसून उत्तरदायी होता है? क्या पूरे विश्व में जो बरसात होती है वो मानसून ही जिम्मेदार है? हाँ, मानसून तो है, बरसात जहाँ भी होगी वहाँ मानसून का अपना रोल रहेगा। बिना मानसून के कैसी बरसात? और किस देशों में ऐसे भी हो सकती है, क्योंकि प्रकृति है, जलवायु है, वायुमंडल का कोई भरोसा नहीं, बिना सूचनाओं के भी बरसात होती है। हमारे जो मानसून विभाग है, इनको भी ज़्यादा जानकारी कई बार पता नहीं लग पाती है। तो पूरी प्रकृति को समझना मनुष्य के बस की बात नहीं है। हम प्रकृति को बहुत हद तक जानते हैं,
लेकिन प्रकृति को पूरी तरीके से समझना मनुष्य के बस की बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति एक बहुत अच्छी पहेली के रूप में गुंथी हुई है, ये बहुत अच्छे कंडीशन में जमी हुई है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं आज इस भाग में। तो इससे आगे हम कल पढ़ते हैं। आज के चैप्टर में क्या क्या हुआ एक बार दोबारा से देखने का प्रयास करते हैं। चैप्टर नंबर 14 है ना, तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, पार्ट चौथा ये प्राकृतिक संपदा, संघनन के बारे में पढ़ा। जलवाष्प का बूंदों में बदलना संघनन है, यानी गैस का तरल में बदलना संघनन है, तरल का गैस में बदलना वाष्पन है। ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। एक चीज़ और जोड़ देंगे आप इसमें, हिमवृष्टि, जिसे क्या कहते हैं, ओलावृष्टि या हिमवृष्टि कैसे होती है, इसको भी समझा सकते हो आप अच्छे से। बंगाल की खाड़ी से बरसात कैसे होती है, ये चीज़ें थोड़ी आपको पढ़नी है। वर्षा मापक यंत्र, बरसात का जो मौसम है, जनरली बरसात का जो मौसम है वो कौन सा है बेटा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन्हीं महीनों में सबसे अच्छी बरसात होती है। बरसात का मौसम बताया गया है। तो इन्हीं चीज़ों का आप रिवीजन करें, इनको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो बरसात का मौसम, हिमवृष्टि, ओलावृष्टि, वाष्पन, संघनन, ऐसी कुछ परिभाषाएं आप अच्छे से नोट करेंगे, इनको समझने का प्रयास करेंगे। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 14 का चौथा पार्ट हमने बना लिया। थैंक्स अ लॉट, कंटिन्यू बने रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।